जय हिंद, जय भारत। ब्लड रिलेशन के वीडियो पार्ट 2 में हम लोग अलग अलग क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, पढ़ना आपको कैसे है। आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे प्रश्न लिखे हुए होंगे। जैसे प्रश्न आपके सामने आए वीडियो को पॉज कर लीजिए, अर्थात रोक लीजिए, या उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न को पहले खुद से अपने से करिए। आप कर जा रहे हैं, बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन देखिए। इस पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 की अपेक्षा थोड़ा सा कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और एक अगला वादा, ये जो ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 अब आपके पास इसके बाद वाला वीडियो आएगा, ध्यान रखिएगा, फेफड़ा हिलाने वाला क्वेश्चन आएगा। यानी काफ़ी सुपर, काफ़ी स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अच्छा, जितने भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, आप इससे पहले चैनल पर ब्लड रिलेशन नाम से एक और वीडियो पड़ा हुआ है। बेसिक बातें उसमें समझाई गई हैं, उसे आप पहले अपने से अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर पार्ट 2 के वीडियो को देखिएगा। अन्यथा अगर बेसिक बातें आपको नहीं मालूम होंगी तो फिर इनके प्रश्नों में यहाँ पर दिक्कत आएगी। सामने बोर्ड पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, आइए इसको देखते हैं। पैटर्नल, आज के मैक्सिमम एग्जामों में इंग्लिश के शब्दों से रक्त संबंध में अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और इन इंग्लिश के शब्दों का अर्थ क्या होता है, इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। पैटर्नल यानी पिता की तरफ से, इसका इस्तेमाल कब कहां कैसे होता है। जैसे दादा को आप ग्रैंडफादर बोलते हैं तो कॉमन सी बात है, नाना भी ग्रैंडफादर ही तो हुए इंग्लिश में। तो अब अगर किसी प्रश्न में कहते हैं कि ग्रैंडफादर है तो उसे दादा माना जाए या नाना, ये फिर कंफ्यूजन है। इसीलिए ऐसे शब्द बने हैं पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल का मतलब पिता की तरफ से, बोला पैटर्नल ग्रैंडफादर तो इसका मतलब दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर तो इसका मतलब नाना। ध्यान रखिएगा, प से पैटर्नल यानी पिता, म से मैटरनल यानी माता की तरफ से। नेफ्यू भतीजा और भांजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीस भतीजी और भांजी के लिए। नवासी नातिन और पोती के लिए। नवासा नाती और पोता के लिए। स्पाउस यानी दंपत्ति, पति पत्नी यानी युगल। सहोदर भाई बहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सामने ये पहला क्वेश्चन है और इसी प्रश्न पे हम लोगों के सामने नीचे 2 प्रश्न दिखाए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि माँ कौन है और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि समूह में पुरुष सदस्य कितने हैं। इस प्रश्न का जो सेट है वो नीचे में 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर हम लोग ये ग्राफ सेट कर गए तो चाहे 2 प्रश्नों चाहे 5 प्रश्नों, सब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सबसे बताने चल रहे हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। सामने देखो, एवं, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, यह है टॉपिक। दूसरा, जो, जिसे, जिसके, जिसका, जिसकी, जिन्होंने। ये जो 2 अलग अलग हमने यहां पे सर्किल बनाए हुए हैं, क्या है इनका अर्थ, क्या है इन शब्दों का अर्थ, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, सभी लोग जानते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन। क्रम व्यवस्था यानी कि रैंकिंग। और पजल यानी कि पहेली। इन 4 चैप्टरों में इन शब्दों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर इन शब्दों का सही इस्तेमाल आपको मालूम है तो पजल के भी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है इनका अर्थ, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। एवं, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सभी शब्दों का इंडिकेशन 2 लोगों में तुलना करने पर सदैव पहले वाले के लिए होता है। अच्छा, क्या होता है पहले वाला, क्या होता है बाद वाला, इस पर भी अभी बात करेंगे। जो, जिसे, जिसके, जिसका, जिसकी, जिन्होंने, जिनमें इत्यादि इस टाइप के सारे शब्द
दो लोगों में तुलना करने पर इनका इंडिकेशन सदैव बाद वाले के लिए होता है। अच्छा, ये पहले वाला और बाद वाला क्या है, इसको अगर हम लोग समझें तो एक सेंटेंस अगर हम ये बोले आपसे कि R, T की चाची हैं जो F की बुआ है। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, पजल, इन चारों चैप्टरों में इन शब्दों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। लिखा हुआ है R, T की चाची हैं जो F की बुआ है। यहां पर ध्यान रखिएगा जो शब्द आ रहा है, तो ये जो, जिसे, जिसके, जिसका, जिसकी, जिन्होंने, इन सभी शब्दों का इंडिकेशन दो लोगों में तुलना करने पर सदैव बाद वाले के लिए। R और T में ये दो लोग हैं, बाद में कौन आ रहा है, T आ रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है कि जो F की बुआ है, तो F की बुआ होंगी कौन, बाद में कौन आ रहा है, T आ रहा है, तो T होंगी बुआ। फिर से देखिए, जो शब्द का इंडिकेशन दो लोगों में तुलना करने पर सदैव बाद वाले के लिए। इन दोनों में बाद में कौन है, T है, तो जो F की बुआ है, तो F की बुआ कौन होंगी, T। लेकिन अगर इसी जो को हटाकर यहां पे हम शब्द लिख दें एवं, R T की चाची हैं एवं F की बुआ हैं, तो अब जो ये एवं और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सभी शब्दों का इंडिकेशन है वो सदैव पहले वाले के लिए होता है। तो F की बुआ कौन होंगी, तो R होंगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, इन चारों चैप्टर में इन शब्दों की अच्छी भूमिका होती है। ये सभी शब्द लगेंगे तो पहले वाले के लिए, ये सभी शब्द लगेंगे तो बाद वाले के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ। लिखा हुआ है ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, C, F की बहन है। ये C जो है वो F की बहन है, तो C बहन है तो महिला हो गई, सर्किल बना दे रहे हैं। किसकी बहन है, F की, तो F इसके साथ सेम जनरेशन पे। फिर आगे लिखा है B, E के पति का भाई है। B बिफोर बॉय, वो E के पति का भाई है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए इस लाइन को अभी हम छोड़ दे रहे हैं कि B, E के पति का भाई है, अंडरलाइन करके छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। D, A का पिता है तथा F का दादा है। लिखा हुआ है कि D जो है वो A का पिता है तथा F का दादा है। तथा शब्द आ रहा है, अभी कुछ देर पहले याद करिए, समझे थे हम लोग, एवं और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, सदैव, ये सब किसके लिए, पहले वाले के लिए। तो तथा F का दादा है, F का दादा कौन होगा, तो D होगा। तो हमें मालूम है कि D जो है वो A का पिता है तथा F का दादा है, तो F का दादा कौन है, ये D। तो इसका मतलब F के पिता कौन होंगे, D होंगे। तो F से एक पीढ़ी पर उसके पिता कर ले रहे हैं, और उसके पिता कौन होंगे, D, तभी ये दादा बनेंगे। लिखा हुआ यहाँ पर कि D जो है A का पिता है, तो ये D किसका पिता है, A का पिता, यहाँ पर A कर दे रहे हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। एक लाइन हम लोगों ने छोड़ा था, B, E के पति का भाई है। B जो है वो E के पति का भाई है, और समूह में दो पिता, तीन भाई और एक मां है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये B, E के पति का जो भाई है, इन सब को हम लोग जोड़े कैसे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक क्या दी हुई है कि समूह में दो पिता, तीन भाई और एक मां होना चाहिए। यानी ये जो डायग्राम हम लोगों का बनेगा, पूरा ये ग्रुप समूह, ये जो 6 व्यक्ति का ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में दो पिता होने चाहिए, तीन भाई होने चाहिए और एक मां होने चाहिए। तो ये B जो है वो E के पति का भाई है, तो इस A को अगर हम लोग B का पति मान लें, क्योंकि ये पुरुष है तो फिर ये महिला, तो B जो है E के नहीं, B E के पति का भाई है, तो E के पति को हम A बना दे रहे हैं, तो E ये महिला, और B जो है E के पति का भाई है, तो इसका भाई कौन है, ये B। देखिए पूरा डायग्राम कैसे फॉलो कर रहा है कि B जो है वो E के पति का भाई है। अब ये आपके मन में कि हमने इसको यहीं पर क्यों बनाया, ऊपर या नीचे क्यों नहीं बनाए, क्यों ऐसा, कैसे हमने जोड़ दिया कि B, E के पति का भाई है।
तो ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ था कि समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। अगर हम यहां ना इसको बनाएं इस जनरेशन पे, तो आप पूरे प्रश्न में इस पूरे ग्रुप में 2 पिता जनरेट नहीं कर पाएंगे, 3 भाई नहीं जनरेट कर पाएंगे और 1 माँ नहीं जनरेट कर पाएंगे। अब इस पर अगर हम लोग देखें तो समूह में 2 पिता, तो एक पिता ये है डी, ए का पिता है, और दूसरा कौन है ए, जो इन दोनों का पिता है। तो समूह में 2 पिता ये हो गए। 3 भाई 1 2, ये यानी किसका भाई है, तो इसका भाई होगा। क्यों इसे हमने पुरुष मान लिया, क्योंकि प्रश्न वाले ने हमसे कहा है कि इसमें 3 भाई बनाना है। तो 1 2 3 भाई हो गए और 1 माँ है, और ये देखिए 1 माँ है, वो माँ किसकी है, तो इन दोनों की माँ है। पूरा ये ग्राफ भी फॉलो कर रहा है, जो प्रश्न वाले ने दिया है वो भी फॉलो कर रहा है। ध्यान रखिएगा, लेवल 2 के क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम ऐसे प्रश्न आपको देख कर ही लगेंगे कि नहीं ये कुछ गलत है, इसको ऐसे सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन अगर आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पूछ रहा पहला क्वेश्चन, माँ कौन है। तो अगर इस पूरे ग्राफ में देखें माँ कौन है, तो माँ है ई, यानी इसका आंसर ई। समूह में पुरुष सदस्य कितने हैं, 1 2 3 और 4। पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 4 आंसर। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं। युगल अर्थात जोड़ा। T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है। जो, ध्यान रखिएगा, जो शब्द आ रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो शब्द का अर्थ समझा है, जो R और U की माँ है। Q जो कि वकील है, Q जो कि वकील है, P से विवाहित है। P का एक बेटा और एक पोता है। विवाहित 2 परिवार में से एक हाउसवाइफ है। परिवार में एक तो छात्र और दूसरा एक पुरुष इंजीनियर है। उसके बाद नीचे 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। आइए डायग्राम अगर बनाएं तो 6 व्यक्तियों का एक पूरा ग्रुप है, सदस्य है 6 व्यक्ति, जिनमें से 2 विवाहित युगल यानी कि जोड़े हैं। यानी जो हम लोग का ग्राफ बनेगा उसमें 2 विवाहित जोड़े आना अनिवार्य है। T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है। इस T को मान ले रहे हैं कि ये T जो है वो अध्यापक है। अच्छा, इसका जेंडर अभी नहीं मालूम हमें। T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है। बस ये मालूम है कि इस T की जो शादी होगी वो डॉक्टर से हुई है। वो डॉक्टर है कौन, ये भी अभी मालूम नहीं है। T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है। अपने मन से आप किसी का भी निर्धारण ना करें, जैसा प्रश्न वाला कहे बस वही करना है हम लोगों को। T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है। जो R और U की माँ है, ध्यान रखिएगा, जो शब्द आ रहा है, जो शब्द का इंडिकेशन किसके लिए, सदैव बाद वाले के लिए। मान लीजिए किसी प्रश्न में 8-9 लोग एक साथ है, तो बाद वाले का इंडिकेशन जो सबसे लास्ट में होगा। तो जो R और U की माँ है, तो अध्यापक और डॉक्टर में बाद में कौन आ रहा है, तो डॉक्टर आ रही है। यानी R और U की माँ कौन होंगी, तो ये डॉक्टर होंगी। और ये माँ है तो कॉमन सी बात है, ये महिला है। किसकी किसकी माँ है, R और U की। तो R और U दोनों इनसे एक पीढ़ी नीचे। नहीं अभी हमें R का जेंडर मालूम है, नहीं U का मालूम है। ये महिला है, शादीशुदा है, तो कॉमन सी बात है T का जो जेंडर है वो कौन सा हो जाएगा, पुरुष। Q जो कि वकील है, हमें मालूम है Q जो वकील है, यानी यहां पर तो कभी Q हो ही नहीं सकता क्योंकि वकील है। ये दोनों हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इस पूरे ग्रुप में 2 विवाहित जोड़े भी होने चाहिए। Q जो कि वकील है, P से विवाहित है, यानी Q की जो शादी है वो P से हुई है। तो अलग हम कहीं बना दे रहे हैं, ये Q जो है वकील है, लिख दे रहे हैं यहां पर Q का जो है वकील। किससे विवाहित है, तो P से, इक्वल टू P। नहीं Q का भी जेंडर मालूम है, नहीं P का। P का एक बेटा और एक पोता है। इस P का एक बेटा होना चाहिए और एक पोता भी होना चाहिए। विवाहित 2 परिवार में से एक हाउसवाइफ है, तो ये दोनों एक विवाहित का पहला परिवार यानी पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा ये है, एक हाउसवाइफ है यानी ये है हाउसवाइफ। और जैसे प्रश्न वाले ने बताया कि ये हाउसवाइफ है यानी महिला है, तो ये हमें मालूम चल गया कि ये पुरुष ही होगा। आइए आगे और बात करते हैं।
कि लिखा हुआ है पी से विवाहित, पी का एक बेटा और एक पोता है, इस पी का एक बेटा होना चाहिए। तो इसका बेटा का मतलब इन दोनों का तो बेटा वही होगा, तो इन दोनों का बेटा हम इसे मान ले रहे हैं, भाई ये हो नहीं सकता, महिला है और एक पोता है, यानी इनका एक पी और क्यू का एक पोता भी होना चाहिए, यानी इन दोनों में से एक पुरुष है कोई। विवाहित दो परिवार में से एक हाउसवाइफ है। चलिए ये हो गया। परिवार में एक तो छात्र है, दूसरा एक पुरुष इंजीनियर है। एक छात्र है यानी पढ़ने वाला है और दूसरा एक पुरुष इंजीनियर है। तो भाई इंजीनियर इधर कहीं लिख नहीं सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक इंजीनियर है और एक कौन है, छात्र। तो ये छात्र ऑब्लिक इंजीनियर हमें करना पड़ेगा और ये भी छात्र ऑब्लिक इंजीनियर हमें करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कौन छात्र है कौन इंजीनियर है प्रश्न वाले ने ये हमें नहीं बताया है। कुल 6 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 लेटर आ गए, एक लेटर कौन सा नहीं आया है, तो PQS नहीं आया है, यानी ये S एक डॉक्टर हो जाएगी। ये है पूरे प्रश्न का ग्राफ। पूरे प्रश्न को एक बार देखिए, पढ़ रहे हैं। 2 विवाहित युगल, पहला युगल का मतलब जोड़ा, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। T एक अध्यापक है, बिल्कुल T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है, बिल्कुल सही। T डॉक्टर से विवाहित भी है, ये भी बिल्कुल सही है। जो कि R और U की माँ है, जो शब्द का इंडिकेशन बाद वाले के लिए, तो बाद में डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर जो है R और U की माँ भी है, बिल्कुल सही है। Q जो कि वकील है, Q वकील है, बिल्कुल सही है। P से विवाहित है, हाँ P से विवाहित है। P का एक बेटा और एक पोता है, एक बेटा ये हो गया। अब इन दोनों में से पोता कौन है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें एक कोई पोता है, वो है कौन ये नहीं मालूम है। विवाहित 2 परिवार में से एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ, ये बिल्कुल सही है। परिवार में एक तो छात्र दूसरा एक पुरुष इंजीनियर है, यानी जो इंजीनियर है वो पुरुष है। अब कौन इंजीनियर ये मालूम नहीं है, इन दोनों का जेंडर हमें यहाँ पर नहीं मालूम है। हाउसवाइफ कौन है, तो इस पहले प्रश्न का आंसर कौन सा, P। P R से किस प्रकार संबंधित है, तो ये P R से किस प्रकार संबंधित है। नोट नंबर 2, से का की तरफ, का नहीं दिया है लेकिन P के पास जाना है, तो ये माँ, पिता, दादा और ये दादी। तो P R से किस प्रकार संबंधित है, दादी आंसर। नोट करिए। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक युगल, युगल का मतलब विवाहित जोड़ा, और उसके माता पिता और बच्चे हैं। फिर आगे व्याख्या दी हुई है, तो हमें मालूम है एक शादीशुदा जोड़ा होना चाहिए, उनके माता पिता हैं और उनके बच्चे भी हैं। A, C का बेटा है, A जो है वो C का बेटा और E जो है A की बेटी है। तो ये A जो है वो C का बेटा है। ये A अगर बेटा है तो पुरुष है, बेटा किसका है, C का, तो C इसके गार्जियन इससे ऊपर। तो लिखा है A जो है C का बेटा और E A की बेटी है। ये A C का बेटा है और E जो है वो इस A की बेटी है, तो इससे एक पढ़ी नीचे ये E बेटी है, तो कौन है, महिला है। फिर आइए आगे बात करते हैं। D F की बेटी है, D जो है वो F की बेटी है जो कि E की माँ है। ध्यान रखिएगा जो शब्द आ रहा है, तो जो कि E की माँ है, E की माँ कौन होगी, जो इन दोनों में बाद में आएगा, तो बाद में कौन आ रहा है, F, यानी E की माँ F भी है। तो ये है E, इसकी माता है F, इसकी अगर माता है F तो इसका मतलब क्या, ये पिता, तो इक्वल टू के सिंबल पर F, माँ है तो महिला है। D, F की बेटी है, ये D जो है वो किसकी बेटी, F की। इन दोनों की एक बेटी E है, तो एक बेटी कौन हो जाएगी, D, कौन है, ये महिला है। इन दोनों का जेंडर हमें मालूम है, महिला है। 6 लोग थे, 5 लोग आ गए हैं। एक कौन सा लेटर नहीं आया है, तो B नहीं आया है, यानी C = B। अब इसमें कौन पुरुष कौन महिला ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि दोनों के बीच में इक्वल टू का ही सिंबल लगेगा। क्यों ऐसा, परिवार में एक युगल है, हाँ युगल है एक, उसके माता पिता, तो इनके माता पिता और बच्चे हैं, तो ठीक है इस युगल के बच्चे भी हैं। A C का बेटा है, A C का बेटा है, ठीक है, और E A की बेटी है, E A की बेटी, ये भी सही है।
डी कॉमा एफ की बेटी है, डी जो है वो एफ की बेटी है, चाहे यहां से नीचे करे चाहे यहां से, दोनों बात एक है क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है, जो कि ई की माँ है। ठीक है, डी एफ की बेटी है जो कि ई की माँ है, बिल्कुल सही, ये एफ ई की माँ भी है। पूरा ये डायग्राम फॉलो कर रहा है। सी और बी का यहाँ पर जेंडर मालूम नहीं है कि सी पुरुष है या महिला, ये भी नहीं मालूम, बी पुरुष है या महिला, ये भी नहीं मालूम है। परिवार में महिला कितनी है, तो 1 2 3 महिला, तो ये क्लियर है। और कॉमन सी बात है कि इन दोनों में तो एक महिला है ही है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में चौथा ऑप्शन आंकड़े पर्याप्त दिया हुआ है, यहां पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है ताकि आप कंफ्यूज रहें। उसने पूछा महिला कितनी है, महिलाएं कौन कौन सी हैं, ये उसने नहीं पूछा है। महिला कितनी है, उनकी क्वांटिटी, उनकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और इन दोनों में से एक मिलाकर महिला कितनी, 4। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा होता परिवार में महिला सदस्य कौन कौन है, तो हम फिर लिख देते आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि इन दोनों में कौन महिला है ये हमें मालूम नहीं है। डी और ई के बीच क्या रिश्ता है, डी और ई के बीच क्या रिश्ता है, तो कॉमन सी बात है बहन का रिश्ता है। ध्यान रखिएगा, डी से या ई से नहीं पूछा है, पूछ रहा है डी और ई के बीच क्या रिश्ता है, तो दोनों लड़कियां हैं, सेम जनरेशन है, तो कॉमन सी बात है रिश्ता कैसा है, बहन का है, बस बहन आंसर। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में रोमन अंक में 4 पॉइंट है, फिर नीचे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ए कॉमा सी का पिता है, ए जो है वो पिता है और किसका पिता है, तो सी का पिता है। तो ये ए पिता है तो ए को हम पुरुष बना दे रहे हैं, ठीक है। सी का पिता है, इसकी संतान कौन, सी। सी का जेंडर हमें नहीं मालूम, किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। ए पिता भी है सी का, लेकिन सी पुत्र नहीं, पुत्र नहीं है तो कॉमन सी बात है कौन हो जाएगा, यानी पुत्री। ई कॉमा सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की पुत्री है, तो सी से एक पीढ़ी नीचे कौन, ई, पुत्री है तो महिला है। एफ कॉमा ए की पत्नी है, एफ जो है वो ए की पत्नी है, तो ए के साथ इक्वल टू के सिंबल पर एफ, ये पुरुष तो ये कौन, महिला। बी कॉमा सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, तो इस सी का भाई कौन है, बी, सेम जनरेशन कौन, बी, भाई है तो कौन है, पुरुष है। डी जो है बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, तो डी जो है वो बी का पुत्र है, तो यानी बी से एक पीढ़ी नीचे कौन, डी, और पुत्र है तो कौन है, पुरुष है। जी जो है बी की पत्नी है, इस बी की, जी जो है वो बी की पत्नी, इस बी की पत्नी कौन है, तो जी लिखा हुआ है ना, जी बी की पत्नी, तो इक्वल टू के सिंबल पर जी, और पत्नी है तो महिला है। एच जी का पिता है, एच जो है वो जी का पिता है, यानी इस जी का पिता कौन है, एच, यहां पर ये पुरुष। ये है इस प्रश्न का डायग्राम। देखिए कैसे पूरा फॉलो कर रहा है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ठीक है, किंतु सी उसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री हो गई। ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री एक पीढ़ी नीचे। एफ ए की पत्नी है, एफ जो है ए की पत्नी है, इक्वल टू के सिंबल पे, बिल्कुल सही, ये महिला ये पुरुष है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, भाई है तो कौन है, पुरुष है। डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, तो एक पीढ़ी नीचे कौन, डी, पुत्र है तो पुरुष है। जी बी की पत्नी है, इस बी की पत्नी कौन, जी, महिला है यानी सर्किल है क्योंकि पत्नी है। एच जी का पिता है, एच जी का पिता है, ये इस प्रश्न का बना डायग्राम। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, डी की दादी कौन है, इस डी की दादी, दादी का मतलब कौन, पिता की यानी माता, तो ये पिता और ये दादा, भाई पिता की बहन बुआ, उनके पिता माता है एफ, यानी बी के भी पिता एफ, तो डी की दादी कौन होंगी, एफ। पहले प्रश्न का आंसर एफ। एफ का पुत्र कौन है, इस एफ का पुत्र कौन होगा, तो बी, क्योंकि ये पुत्री है तो ये पुत्र है, बी आंसर। नोट करिए, फिर आते हैं पांचों क्वेश्चन की तरफ। आइए पांचों क्वेश्चन की तरफ।
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब वो थोड़ा सा अभ्यास अपना स्टार्ट करते हैं तो उनका एक डायग्राम इधर बनता है, एक डायग्राम कॉपी में बगल में बनता है। वो कंफ्यूज होते हैं कि दोनों डायग्रामों को आपस में जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि जब तक ये दोनों डायग्राम आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक उस प्रश्न का आंसर नहीं आता। आसानी से, धैर्य से आप इस क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए। जितने भी लोगों को डायग्राम आपस में जोड़ने में कंफ्यूजन होता है, इस प्रश्न के माध्यम से आपका डायग्राम जोड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आइए सलूशन देखिए। एक महिला किसी लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उन्हें एक पुरुष मिला जिसने कि पूछा, लड़का तुम्हारा कौन है? तो इसके उत्तर में महिला ने कहा, अब महिला बोल रही है, बता रही है, तो स्पीकर हो गई यानी वक्ता हो गई। तो एक महिला किसी लड़के के साथ कहीं जा रही है, हमने ये बनाया वो एक सर्किल और ये बना दिया एक ट्रायंगल। ये है वो लड़का और ये है वो महिला। ये दोनों कहीं किसी ट्रेन में, बस में, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि एक महिला किसी लड़के के साथ कहीं जा रही है, किसी ट्रेन में मान लीजिए सफर कर रहे थे ये दोनों। रास्ते में इन्हें एक पुरुष मिला, ये है तीसरा पर्सन, वो पुरुष जिसने पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है? तो इसके उत्तर में महिला ने कहा तो महिला स्पीकर हो जाएगी। अब ये स्पीकर जैसा जैसा बोलेगी बस हमको वही करना है। इस तीसरे पुरुष की कोई भूमिका नहीं है। ये तीसरा पुरुष बस आया था कि इन दोनों में स्पीकर कौन बनेगा उसका निर्धारण करने। महिला ने कहा कि मेरे मामा, यानी इस महिला के मामा, इसके मामा होंगे कौन? एक पीढ़ी पर माँ होंगी और माँ का भाई कौन? मामा। यहाँ मामा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिला की माता सेम जनरेशन, उनका भाई, माता का भाई मामा ही लगेगा। महिला ने कहा है मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा। ध्यान रखिएगा, स्पीकर बोल रही है कि मेरे मामा तथा इसके, यानी ये लड़के, इसके मामा के मामा। तो यानी पहले तो इसके मामा तक पहुंचे, ये माँ का भाई मामा, और मामा का भी मामा, यानी इनकी भी माता और उनका भाई मामा। तो स्पीकर ने कहा है कि मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा, ये दोनों आपस में भाई हैं, यानी ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों आपस में जुड़ेगा, और दोनों आपस में कौन है? भाई हैं। फिर से ध्यान दीजिए, महिला बोल रही है कि मेरे मामा का मतलब इसकी माता का भाई, तथा इस लड़के का मतलब, फिर से देखिए एक बार बना रहे आपके सामने, मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा। तो इसके मामा कौन होंगे? माता, उनका भाई मामा। मामा का मामा कौन? तो इनकी भी माता और उनका भाई ये मामा। भाई माता का भाई मामा लगेगा, यानी मामा का ही मामा हो गया। तो स्पीकर ने कहा कि मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। अगर ये दोनों भाई हैं तो दोनों सेम जनरेशन पे होने चाहिए, तभी तो भाई दोनों आपस में भाई बनेंगे। तो अब हम इसको उठा के चाहे इसके साथ जोड़ दे सेम जनरेशन पे, चाहे इसको उठा के इसके साथ। ये डायग्राम छोटा है, इसको ले चलते हैं यहाँ पे, इसके साथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को आपस में ही भाई बनाना है। तो इसको ले आते हैं यहाँ पर, सेम जनरेशन पे जोड़ दिए। तो इसके साथ ये जितना हिस्सा है सब इधर आ जाएगा। एक महिला है, उससे एक पीढ़ी नीचे कौन है? ये स्पीकर। तो इस स्पीकर महिला को हम यहाँ पे कर दिए। ये है वो स्पीकर महिला। अब प्रश्न वाले ने पूछा है तो बताए लड़के से महिला का क्या संबंध है? लड़के से किसका? महिला का। ये है वो महिला। नोट नंबर 2, से का की तरफ, माँ का भाई मामा, उनकी माता यानी नानी का भाई भी नाना। भाई नानी के भाई को भी औपचारिक रूप से नाना ही बोला जाता है, आप और कुछ नहीं बोल सकते। नाना का भाई भी नाना और उनकी बहन भी नानी की लड़की यानी माता की चचेरी बहन हो सकती है। अब यहाँ पर इकलौती लड़की थी या इकलौती नहीं थी, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। तो ये खुद माँ भी हो सकती है और माता की बहन भी हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न में लगभग हर किताबों में ये प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? माँ/मौसी। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रश्न में इकलौती शब्द ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में या तो माँ दिया होगा या तो मौसी। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिया है वहां पर तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन उसमें ये जरूर बनाया जाएगा कि ए और बी दोनों। अगर ए में माँ है, बी में मौसी, तो फिर एक ऑप्शन जरूर होगा ए और बी दोनों। या तो दोनों में से आपकी किसी भी किताब में कोई एक ऑप्शन होगा। नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्यू आर का बेटा है, ये क्यू जो है बेटा है तो पुरुष है, किसका बेटा है? आर का। तो इसके गार्जियन कौन? आर। लेकिन आर क्यू की माता नहीं है। ये क्यू आर का तो बेटा है लेकिन ये आर माता नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? पिता। पी और आर विवाहित जोड़ा है, आर के साथ इक्वल टू के सिंबल पे पी विवाहित जोड़ा है तो ये महिला। वाई आर का भाई है, वाई जो है इस आर का भाई है। आर का भाई कौन? वाई। भाई है तो कौन है? पुरुष है। वाई आर का भाई है। एक्स पी की पुत्री है, एक्स जो है पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री तो यहां से नीचे कर सकते हैं, दोनों पति पत्नी है तो कहीं से भी नीचे करें, और इनकी एक संतान यानी बेटा क्यू है। एक्स पी की पुत्री है यानी पी की पुत्री जो एक्स है वो क्यू की कौन होगी? बहन हो जाएगी, सेम जनरेशन महिला। और जेड पी का भाई है, जेड जो है वो किसका भाई है? तो पी का भाई, तो पी के साथ सेम जनरेशन पे जेड भाई है तो पुरुष। पूछा गया आर का साला कौन है? साला का मतलब कौन? पत्नी का भाई, तो आर का साला कौन होगा? जेड। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर जेड। परिवार में महिलाएं कितनी हैं? तो 1 2, बस परिवार में महिलाएं कितनी होंगी? 2। बाकी कौन है? चारों ये पुरुष। तो परिवार में 2 महिला हैं, आंसर। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए और बी पति पत्नी हैं तथा उनके 2 बच्चे हैं, यानी ए और बी दोनों पति पत्नी है और उनके कितने बच्चे हैं? तो 2 बच्चे हैं। ये हमने बनाया ए को, ये बनाया हमने बी को। इक्वल टू का सिंबल, दोनों पति पत्नी है लेकिन कौन पुरुष कौन महिला ये अभी हमें मालूम नहीं है। ए और बी पति पत्नी तथा उनके 2 बच्चे हैं। सी और ए और बी पति पत्नी है तथा उनके 2 बच्चे हैं सी और डी, यानी इनके 2 बच्चे हैं सी और डी, इनसे एक पड़ी नीचे सी सेम जनरेशन डी। कौन पुरुष कौन महिला अभी कुछ भी हमें मालूम नहीं है। डी का विवाह ई के साथ हुआ है, इस डी का विवाह किसके साथ? ई के साथ, इक्वल टू के सिंबल पे ई। अभी भी इसमें कौन पुरुष है कौन महिला है ये हमें कुछ मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डी का विवाह ई के साथ हुआ है जो कि एफ और जी का पुत्र है। ध्यान रखिएगा जो शब्द आ रहा है, डी का विवाह ई के साथ हुआ है जो कि एफ और जी का पुत्र है, तो यानी डी और ई है, इन दोनों में बाद में कौन? ई। जो शब्द का इंडिकेशन सदैव बाद वाले के लिए, तो एफ और जी का पुत्र कौन है? ई। ये पुत्र है तो पुरुष है, और किसका पुत्र है? तो एफ इक्वल टू का सिंबल जी। अब इसमें कौन पुरुष है कौन महिला ये भी अभी हमें मालूम नहीं है, बस ये ई का एजेंडा भी मालूम चला है। एच ई की पुत्री है, एच जो है वो ई की पुत्री है, तो ई से एक पड़ी नीचे कौन? एच। अच्छा, दोनों में हम कहीं से भी नीचे कर सकते हैं, एच पुत्री महिला, बस ये पुरुष मालूम चला है, शादीशुदा है तो कॉमन सी बात है ये कौन? महिला। आगे बढ़ते हैं। आई जो कि ई की बहन है, आई जो है ई की बहन है तो सेम जनरेशन आई, और बहन है तो कौन है? महिला। ध्यान रखिएगा ये सेम जनरेशन का सिंबल है। फिर आगे बढ़ते हैं। आई जो कि ई की बहन है का विवाह जे के साथ हुआ, यानी इसका विवाह किसके साथ? जे के साथ, इक्वल टू के सिंबल पे कौन? जे, और ये महिला तो ये कौन? पुरुष। और उनके 2 पुत्र के तथा एल हैं, तो और उनके 2 पुत्र के तथा एल हैं, यानी किनके? तो इनके, तो कहीं से भी नीचे कर सकते हैं, के सेम जनरेशन एल, दोनों पुत्र है तो कौन है? पुरुष है। इन दोनों के बीच में सेम जनरेशन लगा है। एफ एल की नानी है, इस एल की नानी कौन है? तो एफ है, तो नानी है यानी कि माता की माता, तो एफ एल की नानी है, ये एल की माता है, और माता की माता इन दोनों में से कोई एक, एफ नानी है तो ये महिला हो गई, ये मालूम चल गया पुरुष है। सी एच का मामा है, सी जो है एच का मामा है, मामा का मतलब माता का भाई, पिता इक्वल टू का सिंबल माँ, सी मामा है यानी पुरुष। ये है पूरे प्रश्न का डायग्राम। आइए प्रश्न क्या पूछा? द्वितीय पीढ़ी में, ये है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी कौन सी? बीच वाली। द्वितीय पीढ़ी में महिला तथा पुरुष की संख्या में कितना अंतर है? तो 1 2 3 है पुरुष,
1 2 है महिला, तो इन दोनों का अंतर कितना? 1, यानी इस प्रश्न का सही आंसर 1। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 6 व्यक्ति ABCDEF परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। D, A की दादी है। D जो है वो A की दादी है, तो D दादी हैं तो महिला होंगी। दादी किसकी है? A की। तो दादी है, इसका मतलब कि इनके लड़के की संतान कौन? A। भाई दादी है तो यानी लड़के की ही संतान होगी। भाई नानी होती तब लड़की की होती, यहाँ दादी बोला है यानी लड़के की संतान। और B की माँ है। D जो है A की दादी है और B की माँ है, यानी ये कौन हो जाएगा परिवार में? B की माँ है। और शब्द आया है उसका इंडिकेशन पहले वाले के लिए। F E की पोती है। F जो है E की पोती है। F को पोती बनाना है, और पोती कोई 2 पीढ़ी में बनता है, 2 पीढ़ी। F पोती है किसकी? E की, तो यानी F तो सबसे नीचे ही होगी। और पोती है तो महिला किसकी पोती है? E की पोती है, यानी E इनके साथ इक्वल टू के सिंबल पे पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि ये महिला है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि F को पोती बनाना है। पोती तो भाई कॉमन सी बात है, 2 पीढ़ी में ही होना चाहिए, E यहाँ नहीं आ सकता था। C B की पत्नी है। C जो है वो B की पत्नी, B की पत्नी कौन? C इक्वल टू का सिंबल महिला। और F की माँ है, और F की माँ भी है, बिल्कुल सही। किसका हमें जेंडर नहीं मालूम? तो A का जेंडर भी हमें मालूम नहीं है। पूरे प्रश्न में A का कहीं से जेंडर निर्धारित करने के लिए प्रश्न वाला कोई हिंट भी नहीं दे रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है C का A से क्या संबंध है? C का A से, नोट नंबर 2 को याद करिए, पहले वीडियो में समझाए भी हैं। से का की तरफ ये पिता और माँ, यानी पहले प्रश्न का आंसर क्या? माँ। परिवार में पुरुष कितने हैं? तो 1 2। अब ये पुरुष है कि महिला नहीं मालूम, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। फिर से देख लीजिए, A का जेंडर नहीं मालूम चलेगा। D A की दादी, D A की दादी है। अब ये पुरुष है या महिला हो, D तो दादी होंगी। और B की माँ है, B की माँ भी है। F E की पोती है, F E की पोती है, बिल्कुल सही, ये जेंडर मालूम चल गया। C B की पत्नी है, C B की पत्नी है, बिल्कुल सही। और F की माँ है, F की माँ भी है, C बिल्कुल सही। पूरे प्रश्न में A का कोई निर्धारण नहीं है, तो परिवार में पुरुष कितने हैं ये ज्ञात नहीं कर सकते, यानी आंकड़े अधूरे हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। J T की बहन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने से सोल्यूशन करें। J T की बहन है। ये J जो है वो बहन है तो महिला है। किसकी बहन है? T की, सेम जनरेशन T। T का विवाह D के साथ हुआ है। T का विवाह D के साथ इक्वल टू D। अब दोनों में कौन पुरुष कौन महिला अभी मालूम नहीं है। D R का पिता है। D पिता है तो पुरुष है, तो कॉमन सी बात है, ये कौन? महिला। और D किसका पिता है? R का, तो इसकी संतान कौन? R का जेंडर भी नहीं मालूम। M H का पुत्र है। M जो है H का पुत्र है, इनसे अभी कोई लेना देना नहीं। इस लाइन को हम छोड़ दे रहे हैं अंडरलाइन करके, आगे देखते हैं। या तो कॉपी में कहीं अलग बनाओ या तो छोड़ दो। T H की सास है। T जो है वो H की सास होनी चाहिए। T H की सास है, तो यानी इनकी संतान है इन दोनों की R, और T सास है किसकी? H की। तो यानी अगर हम इसकी शादी H से करा दे तो T सास हो जाएंगी, इक्वल टू H। T H की सास है। अब जेंडर अभी किसी का नहीं मालूम, लेकिन ये भी हो सकता है कि R का अभी और कोई भाई बहन हो, उसकी शादी हुई हो H से, तो कुछ भी नहीं मालूम। आगे पढ़ते हैं। T H की सास है। D को केवल एक संतान पुत्र है। इस D की केवल एक संतान पुत्र, यानी ये पुरुष ही है, इसका कोई भाई भाई और नहीं है, तो कॉमन सी बात है ये महिला हो जाएगी। D की केवल एक संतान पुत्र है। J का विवाह B के साथ हुआ है। J का जो विवाह है वो B के साथ इक्वल टू पे कौन? B, ये महिला है तो ये कौन? पुरुष। L B की पुत्री है। इस B की पुत्री कौन? L, महिला। L B की पुत्री है।
एल किस प्रकार टी से संबंधित है, ये एल किस प्रकार टी से संबंधित है, से शब्द यहां लगा हुआ है, ये एल कैसे टी से संबंधित है। नोट नंबर 2, से का की तरफ, ये बहन, उसका पति यानी जीजा और उसकी लड़की, यानी हम भतीजी या तो भांजी बोल सकते हैं। तो सही आंसर कौन सा, भांजी। अब अगर ऑप्शन में भांजी ना देके भतीजी दिया है तो वो आंसर हो जाएगा। जे किस प्रकार आर से संबंधित है, जे किस प्रकार आर से शब्द यहां पर है, पिता, माता, माता की बहन यानी कि मौसी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मौसी। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 6 व्यक्ति MTSRWP हैं जिसमें M की बहन T है। इस M की जो बहन है ये वो है T, तो T महिला हो जाएगी। M का जेंडर हम लोगों को नहीं मालूम क्योंकि M की बहन T है। S के पति का भाई R है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस से खुद जेंडर निर्धारित हो रहा है। S के पति, इसका मतलब S होगा कौन, महिला। क्यों, क्योंकि इसका पति है तो यानी ये महिला है। S के पति का भाई R है। S R से इनका कोई रिलेशन नहीं, या तो अंडरलाइन करके छोड़ दिया तो कॉपी कहीं अलग बनाओ। क्या कि ये जो S है इसके पति, ये जो हमने S बनाया है इसका पति यानी इक्वल टू के सिंबल पे ये, और उसका भाई कौन है तो R है, भाई है तो पुरुष है। ये R के पिता W है, इस R के पिता कौन, W, एक पीढ़ी ऊपर ये पुरुष, तथा दादा M है। तथा का इंडिकेशन पहले वाले के लिए, तो तथा दादा M है, यानी R के दादा कौन है, M। तो दादा का मतलब कौन, पिता के पिता, तो यानी R के दादा M को बनाना है, यानी ये M उठकर इस W के ऊपर यहां पर आ जाएगा। ये दादा है तो पुरुष ही है, T पहले से मालूम है बहन है, ये से 1 जनरेशन गैप लग जाएगा। क्यों, R के पिता W है तथा दादा M है, तो दादा का मतलब पिता के पिता ये M, तो उनके साथ सेम जनरेशन पे ये T बहन थी उनकी। 6 लोग थे, 5 लेटर आ गए हैं, एक लेटर कौन सा नहीं आया है, तो वो लेटर नहीं आया है यहाँ पर। T M भी आ चुका है, S भी आ चुका है, R भी आ चुका है, P नहीं आया तो P यहाँ पर। और ये हम लोगों को मालूम है महिला है, क्यों, क्योंकि S के पति का भाई, तो S तो महिला थी। ये है पूरा डायग्राम। तो बताएं W से S का क्या संबंध है, W से किसका, S का। नोट नंबर 2, से का की तरफ पुत्र, पुत्र का भाई भी पुत्र, और उसकी पत्नी क्या लगेगी, पुत्र वधू। एथेंटिक शब्द है यानी सही शब्द है पुत्र वधू, व्यवहारिक भाषा में आप बहू कहते हैं। पुत्र वधू बहू दोनों सेम चीजें, अलग अलग मत समझिएगा, दोनों एक ही बात है।